Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एचीवर्स वेब की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत लोगों ने कल बीपीएससी की एग्ज़ाम्स को ज़रूर अटेंड किए होंगे। यदि आपने अटेंड किया होगा तो आपके दिमाग में हमेशा लगी रही होगी कि कितने सही है, कितने गलत है, परीक्षा का लेवल क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में आपके जो डी सेट था ना आपके एग्जाम का, उसके क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने वाला हूं और फुल आंसर की बताऊंगा। बहुत सारे लोग वीडियोज डाल दिए हैं, ठीक है, लेकिन उनमें बहुत सारे आंसर गलत भी है। तो आप लोग टेंशन ना करें, बहुत सही सही आंसर दिया जाएगा यहाँ पर। और क्या क्या गलत आंसर बहुत अन्य लोग किए हैं ये भी मैं आगे आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा। ठीक है, तो इसका फुल डिस्कशन किया गया है और आगे जितने भी ग्रुप थे ABC जो 3 बच गए उसके आंसर की का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और वहाँ आप लोग वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना कि आपके कितने सही है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही आपको प्रश्न का लेवल भी बताया जाएगा। तो आपको तो पता ही होगा कि लेवल कैसा है, जिन्होंने भी एग्जाम अटेंड किया है और जिन्होंने एग्जाम अभी तक नहीं दिया है बीपीएससी का, देने का सोच रहे हैं, वो भी हमारे साथ जरूर इस वीडियो को देखें ताकि उनको भी इस प्रश्न का लेवल समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो ये हमारा पहला प्रश्न है कि प्राचीनकारी या पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा मुगल काल में या सल्तनत काल में, नहीं आप सल्तनत काल ही समझिए, सल्तनत काल में बहुत से नए नए इमारतें बनी। ठीक है, बहुत सारी इमारतें बनी और उसमें क्या किया जाता था, पत्थर का नक्काशी किया जाता था, पत्थर का नक्काशी करके उस पर चिपका दिया जाता था। ठीक है, तो इसी को प्राचीनकारी या पिट्रा ड्यूरा बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। ठीक है, दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। देखिए ये प्रश्न भी थोड़ा सा कठिन है। कठिन क्या है, आप लोग तो सोचिएगा कि भाई जहांगीर के शासनकाल में पूरा मुगल शासक में चित्रकारी फला फूला, लेकिन मान लीजिए आपके दादाजी कोई वृक्ष लगाते हैं, ठीक है, तो फल तो आप खाते हैं, आपके शासनकाल में वृक्ष फला फूला, लेकिन वृक्ष तो आपने नहीं लगाया, किसने लगाया, आपके दादाजी ने, तो जहांगीर ने नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अकबर। ठीक है, अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाने का निर्माण करवाया था। ठीक है, और अकबर के बारे में आपको तो पता ही होगा, अकबर बहुत ही महान शासक था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली, अरे द्वैध प्रणाली से आप लोग कहते हैं, उसकी शुरुआत किसने की थी। ले ये भी प्रश्न भला कोई पूछने की बात है, वारेन हेस्टिंग्स नहीं है इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ, बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। ये आपको अवश्य पता होगा, 100% पता होगा। यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको जल्द याद हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। पहले तो आपको प्रश्न से एक चीज याद रखने की जरूरत है कि शिकागो का जो सम्मेलन हुआ था धर्म संसद, वो कब हुआ था, 1893 में। ठीक है, और इसमें भारत के महान स्वामी विवेकानंद जी ने जब अपना व्याख्यान देना शुरू किया, उनका संबोधन किस प्रकार था, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो सारे श्रोता लोग मंत्रमुग्ध हो गए और पूरे जितने देर वो भाषण दिए एक एक अक्षर को उन लोगों ने सुना। ठीक है, उन लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि एक ब्राह्मण की वेशभूषा वाला मानव इतना बढ़िया बढ़िया भाषण दे सकता है, इतना बढ़िया बढ़िया बात बता सकता है। ठीक है, तो 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद ने। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, प्रश्न के डिस्कशन समझ में आ रहे होंगे और प्रश्न का लेवल भी समझ में आ रहा है। जी हाँ, प्रश्न का लेवल इजी टू मॉडरेट, 10-15 क्वेश्चन हार्ड लेवल में थे। ठीक है, बाकी आप लोग आसानी से कर सकते थे। ठीक है, जो थोड़ा सा भी पढ़ कर गए होंगे, इसलिए ज्यादा आपके दिमाग में डर नहीं रहना चाहिए कि बीपीएससी में बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं। प्री आपका इजीली निकल जाएगा, बस आप लोग थोड़ा समय पढ़ने पर दे दो। ठीक है, तब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। उसके पहले प्लीज यार आप लोग एक छोटा सा प्यारा सा लाइक दे दो। ठीक है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करते बनो ताकि 5वें प्रश्न से वो लोग भी आपके साथ हो ले। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताया। अगले प्रश्न को आप लोग देखिए कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। देखिए प्रश्न बनाने वाला भी बहुत चालाक होता है। कैसे चालाक होता है, उसने पूरा नाम नहीं लिखा इनका पूरा नाम, यदि CR दास का पूरा नाम चितरंजन दास लिख देता तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज ही नहीं होते। स्वराज पार्टी का गठन तो इन्हीं दोनों ने मिलकर किया था। किसने, CR दास मतलब चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। कब, 1923 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बहुत ही आसान था, कोई कंफ्यूजन थी ही नहीं।
चलिए छठे प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की। नील दर्पण के बारे में आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, बहुतों को पता भी होगा। नील दर्पण एक प्रसिद्ध नाटक था। यह नाटक एक बंगाली साहित्यकार के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है दीनबंधु मित्र। तो जिस बच्चे का यह सेट है उन्होंने भी बहुत बढ़िया बनाया और आई होप कि आप लोग भी बहुत बढ़िया बनाए होंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, आप लोग कम से कम अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना कि भाई मेरा इतना सही है, ठीक है, और यह वीडियो कैसा लगा ये तो आपको बताना ही है। ओके, तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया एक नाटक है। चलिए सातवें प्रश्न को देखते हैं कि 1760 का प्रसिद्ध बांडीबाज का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। देखिए, इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी का व्हाइट वॉश कर दिया, ठीक है। बांडीबाज के युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसी का व्हाइट वॉश कर दिया। अब आपको याद रह जाएगा क्या कि बांडीबाज के युद्ध में अंग्रेज ने फ्रांसीसी का व्हाइट वॉश कर दिया और यह युद्ध कब हुआ था, 1760 ईस्वी में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ अगले प्रश्न को मैं देखूंगा। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। पृथक निर्वाचन मंडल, इसका मतलब अंग्रेजों के लिए हिंदू के लिए अलग निर्वाचन कानून की व्यवस्था और मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन कानून की व्यवस्था। कुल मिलाकर बात यह है कि धर्म के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था किसने करवाई। तो आप लोगों को पता होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं ना, इसी समय से भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ, ठीक है। इसी अधिनियम के बाद से, यदि आपको याद होगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 के बाद से भारत में सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो को जाने लगा, ठीक है। मतलब यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ दे गलती से भी कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग लॉर्ड मिंटो मारिएगा और उनका संबंध किससे था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। चलिए नौवें प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, ठीक है। यह हमारा प्रश्न है कि बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो कोल विद्रोह हुआ ना, वो झारखंड में हुआ था, ठीक है। झारखंड में छोटा नागपुर के पठार के आसपास, ओके, उसमें जो भी आ जाते हैं। तो हमारा कच्छ तो होगा नहीं, पश्चिमी घाट तो होगा नहीं, तारा फ्रॉम सतारा मतलब महाराष्ट्र का ये एरिया, ये भी नहीं होगा। बचा कौन, सिंहभूम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंहभूम, ठीक है। सिंहभूम झारखंड में आता है और पहले यदि आपको पता हो 2000 से पहले बिहार और झारखंड हम दोनों एक ही थे, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस हुआ और हम लोग बंटवारा कर लिए, कोई बात नहीं। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब हम लोग 10वें प्रश्न को देखेंगे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ये तो आप सभी को पता होगा, यदि आप लोग स्वप्न में भी गए होंगे, थोड़ा सा भी पढ़कर गए होंगे, यदि बच्चे से आप लोग कहानी में भी सुनते हुए होंगे। क्या सुने होंगे कहानी में कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, ठीक है। तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बिहार में, कुंवर सिंह ने, ठीक है। दोस्तों अच्छा लग रहा है ना वीडियो, चलिए लाइक करते चलिए। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग कि चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। मतलब गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया कि भाई चंपारण में जो किसान भाई है उनका शोषण हो रहा है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, राजकुमार शुक्ल भाई साहब थे। इन्होंने ही गांधी जी को जबरदस्ती इधर दिखाया था कि आप देखिए इधर, इससे आपकी जिंदगी बनने वाली है। कैसे, चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था, उसके बाद से ही तो उनका सत्याग्रह फेमस हो गया, हुआ ना, यदि आपको ध्यान हो। तो बस गांधी जी को भी फेमस होने के लिए हमारे बिहार की धरती का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। धन्य है हमारा बिहार, ओके, हमारा आपका सबका बिहार। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया है, तो राजकुमार शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 12वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। जी नहीं, पाटलिपुत्र इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। वैशाली भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। चंपा और अंग तो कभी सपने में भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहली राजधानी मगध की कौन थी, यदि आपको पता होगा तो गिरिब्रज थी, ठीक है। कौन थी, याद है ना आपको, गिरिब्रज थी। और उसके पहले भी यदि आप लोग गिरिब्रज का भी मैं प्राचीन नाम आपको बता दूं, आपको पता है, नहीं पता है, चलिए मैं ही बताता हूं। गिरिब्रज से भी पहले सबसे पहली राजधानी बसुमित्र थी, ठीक है। उसी को गिरिब्रज किया गया, फिर राजगिरी किया गया, उसके बाद फिर राजगीर किया, तब जाकर कुसुमपुर और पाटलिपुत्र बना महाजनपद मगध की राजधानी, ठीक है। तो पहली राजधानी बसुमित्र या राजगिरी या गिरिब्रज, जो ऑप्शन में रहता उस हिसाब से आप लोग मारते, ठीक है। तो
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 13वें प्रश्न को देखते हैं कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। यदि आप लोगों ने बिहार एक्सप्रेस का वीडियो देखा होगा जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इस प्रश्न को आप लोग उधर से देख सकते हैं। सेम टू सेम प्रश्न मैंने कराया था कि स्वामी सहजानंद का संबंध किस विद्रोह से था, सॉरी किस आंदोलन से था, तो बिहार में किसान आंदोलन, ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन से इनका संबंध था। किनका? स्वामी सहजानंद का। आप लोग स्वामी सहजानंद को भली भांति जानते होंगे, ये भी साधु जैसा ही रहा करते थे। चलिए 14वें प्रश्न को देखेंगे। ये देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? अभी मैंने आपको बताया कि गांधी जी को भी फेमस होने के लिए बिहार की धरती का सहारा लेना पड़ा था और उन्होंने चंपारण में ही आकर नील सत्याग्रह करवाया था। आपको याद है, नील कृषकों के विरुद्ध हो रहे शोषण का खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, जिसे आप लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और हाल फिलहाल में 2017 में इसके 100 साल पूरे हुए थे। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग 15वें प्रश्न की ओर दौड़ेंगे। चलिए 15वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? वाह क्या प्रश्न है। तो जुते हुए खेतों के निशान किससे मिले हैं? ये तो आपको एकदम 100% पता होगा यदि आप लोगों ने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी होगी तो। करी है ना? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है कालीबंगन। तो कालीबंगन से क्या क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। चलिए कुछ कुछ बातें मैं और आपको बताता हूँ। क्या क्या बताऊंगा कि लोथल से क्या मिले हैं। तो लोथल जो था सबसे बड़ा बंदरगाह था, ठीक है, और यह इंडिया में था, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। कालीबंगा से तो अभी आपने देखा कि जुते हुए खेत मिले हैं, और कालीबंगा से क्या मिले हैं? काली चूड़ियाँ मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है, ये सारे कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा, देखिए नाम इसी से पढ़ा है आप लोग, कालीबंगा। काली मतलब काली, बंग मतलब होता है चूड़ी। ठीक है, तो काली चूड़ी कालीबंगा से, और जुते हुए खेत जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया है। बाकी मोहनजोदड़ो, लोथल ये सब आपको पता ही है। एक छोटा सा पॉइंट मैं और आपको बताऊंगा धौलावीरा के बारे में कि यह भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कौन? धौलावीरा भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? अरे भाई राखीगढ़ी। कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। अगला प्रश्न क्या है? त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए यदि सिर्फ पूछता कि तीन रत्न किससे संबंधित है तो आप लोग कंफ्यूज होते कि भाई बौद्ध धर्म कि जैन धर्म, तो आप लोग उत्तर मारते ई। लेकिन इसमें यह देकर क्लियर किया है आपको कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण। आपको याद है ना जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दृष्टि। ठीक है, तो ये वही है। तो किससे संबंधित होगा? आपका उत्तर होगा जैन धर्म। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? देखिए बीपीएससी में प्रश्न का लेवल में बता रहा हूँ हिस्ट्री का कि एंशिएंट से बहुत ही क्या उसको बोलते हैं नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता है। यदि आप लोग एसएससी की एग्जाम देते होंगे तो आपको भी पता होगा कि एंशिएंट से अब 9 के बराबर क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन हिस्ट्री में कहाँ से आता है? हल्का सा मीडिएवल सल्तनत काल से पूछेगा, और उसके बाद फिर आप लोग आ जाइए स्वतंत्रता आंदोलन, उससे पूछेगा। ठीक है, तो मतलब मॉडर्न और मेडिएवल से पूछता है। अब एंशिएंट न के बराबर और पूछता है तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन। ये देखिए इसमें क्या है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो किसने की? क से कश्मीर, क से कनिष्क ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कनिष्क है। ठीक है, कनिष्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको यदि लगता होगा कि परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया है तो जी नहीं, उससे पहले भी किसी ने दिया है। और किसने दिया है? वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं कनाद जी हैं, उन्होंने ही बताया था परमाणु सिद्धांत का सिद्धांत उसी ने दिया था। ठीक है, सॉरी इन्हीं ने दिया था। किसने? कनाद ऋषि ने। बहुत ही महान ऋषि मुनि थे, ये नहीं कि सिर्फ जॉन डाल्टन दिए। ठीक है, इनके बारे में आप लोग जानिएगा क्यों? क्योंकि इन्हीं को बताया गया ज़्यादा। यूरोप के लोगों ने इतिहास बनाया तो इतिहास को लिखा, ठीक है, तो उन्होंने अपने लोगों को बढ़ चढ़ कर दिखाया। यदि हम लोग इतिहास लिखते तो हम लोग अपने लोगों को दिखाते, ऐसा होता ही है। चलिए कोई नहीं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोग सी पर मत जाइएगा, टिक लगे पर नहीं जाना है आप लोगों को। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? यह प्रश्न बहुत ही फेमस है। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई है? बलबन ने। यह प्रश्न तो आपको हजारों दफा मिला होगा, चाहे आप एसएससी की एग्जाम दिए हो, यूपीपीएससी की एग्जाम दिए हो या बीपीएससी की एग्जाम दिए हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम दे, यह प्रश्न बहुत ही पॉपुलर है। मेडिएवल हिस्ट्री का प्रश्न कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने देखा।
अगला प्रश्न है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, प्रश्न को एक बार आप फिर से समझिए कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य। मिडिएवल हिस्ट्री में हल्का सा पहले जाइएगा ना आप लोग, एक तरफ तो धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का विकास हो रहा था, सल्तनत काल का, और दूसरी तरफ दक्षिण में ये सब वंश अपने लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, कभी ये आगे कभी ये पीछे। ठीक है, तो इसमें चोल जो था ना, यह स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। कौन? चोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चोल। ठीक है, चोल जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। तो किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है आपको अवश्य पता होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? महाराष्ट्र। जी हाँ, आप लोग टिक लगे पर नहीं जाइएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र में 13वां बंदरगाह बनने वाला है। कहाँ बनने वाला है ये लोग आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके कमेंट करके हमें बता दीजिए कहाँ बनने वाला है महाराष्ट्र में। ठीक है, यदि आप नहीं बताइएगा तो फिर मैं कमेंट करके बता दूंगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादक कौन सा है? जी नहीं, टिक लगे पर नहीं आपको जाना है, मैं जो बताऊंगा मेरे बातों पर आपको ध्यान देना है। आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का कतई उत्तर नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कर्नाटक। तो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है भारत में। चलिए 23वें प्रश्न को देखिए कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है। ये तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है, कौन सा सही है आप लोग आसानी से बता दोगे। लाइमस्टोन कैमूर, ये सही है, यही सही है, पहला ही सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए ही होगा। बाकी माइका भागलपुर नहीं है, कार्जाइट मधुबनी नहीं है और लेड जिंक गया नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लाइमस्टोन कैमूर, चूना पत्थर लाइमस्टोन। ठीक है, कैमूर। चलिए 24वें प्रश्न को देखिए आप लोग कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। फिर से वही प्रश्न है। तो ऑयल रिफाइनरी बड़ौनी में सही है, सीमेंट बंजारी में सही है, फर्टिलाइजर भौराही में सही है, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से? ऑप्शन डी। ठीक है, 25वें प्रश्न को देखिए आप लोग कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिरामिड स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। देखिए यह जो मिट्टी पाई जाती है यह पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हो, प से पिडामेंट स्वैम्प मिट्टी और प से पश्चिमी चंपारण। मैंने आपको सोचा था, मेरे दिमाग में विचार आया था कि मैं आपको प्रश्न करा दूं बिहार स्पेशल में करीब 1000 के लगभग प्रश्न, लेकिन बिहार स्पेशल की सीरीज मैंने जैसे ही शुरुआत करी आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं मिला, ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला ही नहीं, तो इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। यदि आप लोग दोबारा से कहोगे तो मैं इन सारे प्रश्नों को कराऊंगा, पहले से मेरे पास थे। ठीक है, तो बिहार स्पेशल में यह मैं कराता, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया। चलिए कोई नहीं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। चलिए 26वें प्रश्न को देखते हैं कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर में का से का कर दिया, मतलब बहुत सारे चैनलों ने, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तिरहुत और सारण। ये सारे देखिए प्रमंडल दिए हुए हैं, ये जो है दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, कोसी, मगध, ये सारे क्या है? प्रमंडल दिए हुए हैं, और ये सारे में से कोई ना कोई जिला हो इसका, ये गंगा नदी से टच करता ही है। ठीक है, सिर्फ तिरहुत और सारण को छोड़कर। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। यदि कोई गलत बताया है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सी ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग ऑप्शन सी मार लीजिए। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखिए। संथाल बाका सही है, उरांव सुपौल ये भी सही है, खरवार भागलपुर ये भी सही है, और मुंडा जो है जमुई में नहीं रहते हैं। ठीक है, जमुई में सिर्फ कौन रहते हैं? सिमुतल्ला वाले। हाँ, कोई बात नहीं, मुंडा लोग जो है ना जमुई में नहीं रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी है। चलिए 28वें प्रश्न को आप लोग देखिए कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। देखिए इस प्रश्न का एक्यूरेट आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग लगभग में जाइएगा तो उत्तर ए होगा। ठीक है, 7.87 ऐसे करके कुछ इस प्रश्न का उत्तर था, एक्यूरेट आंसर है, लेकिन जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है ऑप्शन, उस हिसाब से आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपको पता होगा बिहार में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? पश्चिमी चंपारण में है। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में ही एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में भी है। कौन? दुधवा नेशनल पार्क, आपको पता होगा।
चलिए 30वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। जी नहीं, शिकोकू क्यूशू नहीं है, होन्शु है। कौन सा है? भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और इसकी राजधानी टोक्यो भी इसी द्वीप पर है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें बताने को है नहीं। जी हाँ, थोड़ा सा गंदा हो गया, मैं फिर से बता दूं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, होन्शु द्वीप। चलिए 31वें प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। हाँ, ग्रीनलैंड कनाडा के बगल में है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में जरूर है, लेकिन उस पर कब्जा किसका है? उस पर डेनमार्क का कब्जा है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? डेनमार्क का। मैं पहले भी कई दफ़ा बोल चुका हूँ आपको कि ऑप्शन लगे पर नहीं जाना है, टिक लगा हुआ गलत भी है। ठीक है, मैं जो बताऊंगा उस पर देखना है आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग कि दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। तो ये भी भला कोई पूछने की बात है? सबसे ज़्यादा भाई बहन हम लोग यूएई में रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? सबसे अधिक भारतीय आबादी कहाँ है दिसंबर 2018 तक? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। 33वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ। सबसे अधिक सोने का उत्पादन कहीं भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सोने का उपभोग कौन करती है? भारत की महिलाएं। ठीक है, खैर छोड़िए, प्रश्न से हमें देखना है। प्रश्न को हिसाब से उत्तर होगा चीन। 2019 में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कहाँ हुआ? चीन में हुआ। ठीक है, बस इसमें और कुछ बताना है नहीं। 34वें प्रश्न को हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। चलिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं इसको बता रहा हूँ। आप लोग कहीं ना कहीं एशिया और अफ्रीका में आकर थोड़ा सा अटक जाइएगा, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एशिया नहीं, अफ्रीका होगा। नो डाउट एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा देश किस में है? अफ्रीका में है। 54 या 55 देश है। ठीक है, आपको याद रखना है। और साउथ सूडान अभी हाल फिलहाल में नया देश बना था, यदि आपको पता हो तो। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर अफ्रीका हुआ। 35वें प्रश्न को देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। ये प्रश्न भी देखिए, बहुत सारे लोगों ने कन्फ्यूजिंग आंसर आप लोगों को करा दिया, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में सबसे ज़्यादा एसटी प्रतिशत है। उसकी आबादी का करीब 92% एसटी प्रतिशत है। कहाँ? मिजोरम में। ठीक है, और यदि आपको स्टेट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है? हमारी वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, उधर स्टेट्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, मतलब सभी स्टेट के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, वेबसाइट का नाम क्या है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे में बता देता हूँ, www.achieversweb.in। चलिए तो आप लोग हो आइए। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। चिकमगलूर है, कुर्ग ये भी है, बाबा बुदनगिरी, बाबा बुदन की पहाड़ी तो है ही, पुलनेज नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पुलनेज। ठीक है, आपके 36 का आंसर क्या होगा? डी। क्या? डी, पुलनेज। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। देखिए कंफ्यूजन किसके किसके बीच होता है? लेह और कच्छ के बीच। बहुत सारे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने आपको गलत रिप्लाई दिया है, गलत जवाब दिया है। बहुत सारे ने लेह को टिक करवाया है, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कौन ज़्यादा बड़ा है। सबसे ज़्यादा बड़ा कच्छ है। ठीक है, इसका जो भी हो, मुझे पूरा एरिया याद नहीं है, हालांकि आप बोलोगे तो मैं एरिया भी बताऊंगा, लेकिन कच्छ का जो एरिया है और लेह का एरिया में डिफरेंस पता है आपको कितना है? 500 स्क्वायर मीटर का है। ठीक है, 500 स्क्वायर मीटर का, बड़ा छोटा दोनों है। तो कच्छ सबसे बड़ा जिला है और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन है? लेह है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनल पार्क नहीं पूछ रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछ रहा है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जिन्होंने भी मारा है, आपका गलतफहमी है ये। सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था 96 वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में। लेकिन स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? जस्ट आधा हो जाता है, 48। किधर? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र। आपको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे लोगों ने इसका गलत उत्तर करवाया है। ठीक है,
तो आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा और हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ओके, 39वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। मतलब उत्तर की ओर कौन कौन सी नदी बहती है, तो कोसी भी बहती है, गंडक भी बहती है, ये सब उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, तो उत्तर से ही तो बह रही है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ई। मैं फिर से टिक किए देता हूं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई। चलिए 40वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। अटल टनल हाल फिलहाल में इसका नामकरण हुआ है अटल टनल के नाम से, हिमाचल प्रदेश में बन रही है, और यह किसको टच करती है, किस पर्वत श्रेणी को टच करती है, पूर्वी पीर पंजाल को। किसको, पूर्वी पीर पंजाल को। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ही है। बाकी आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी आपको अन्य सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों फालतू का कूड़ा करकट पढ़ोगे भाई, जब पहला ही आपके उत्तर से मैच हो रहा है तो। ठीक है, तो चलिए, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि विधि का नियम या सभी के लिए स्वशासन, मतलब सभी के लिए एक ही शासन, मतलब कानून के नज़र में सभी बराबर, ये किस आर्टिकल में दिए हुए हैं, मैं ये भी बता दूं पक्का। तो जी हाँ, आपको पता ही होगा, आर्टिकल 14 में ही है। 14 में ही है ना, जी हाँ, अनुच्छेद 14 हमारा ये मौलिक अधिकार है कि कानून के समक्ष समानता, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कानून की नज़र में समान समझा जाएगा। तो यही सेटिस्फाई करता है पहला ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग कि पंचायती राज संस्थाओं की 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। पंचायती राज संस्था का अनुच्छेद 243 में दिया हुआ है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, ए से ओ तक दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 15 आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ए से ओ तक। ओके, लेकिन जो पूछ रहा है आपसे प्रश्न कि 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दी हुई है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत सारे लोगों ने कुछ से कुछ बताकर आपको रख दिया है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या, ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 243 जी में पूरे 29 कार्यों की सूची दी हुई है कि पंचायतों को क्या क्या करना है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बहुत सारे लोगों ने इसका गलत जवाब आपको बताया है, ध्यान नहीं दीजिएगा उस पर, ये 100% सिक्योर है और सही है। ठीक है, तो यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। अगले प्रश्न को आप लोग देखेंगे कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। इसके लिए बहुत सारे युद्ध हुए, युद्ध क्या आंदोलन हुए, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, खासकर असम तरफ तो बहुत ज़्यादा हुआ ना। तो ये कब लागू हुआ, पारित कब हुआ, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में ये पारित हो गया था। ठीक है, और अगले दिन ही यह एक्ट बन गया था, कब, 12 दिसंबर को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019। शाहीन बाग में जो धरने पर सब लोग बैठे थे, इसी के विरुद्ध बैठे थे, और बीच में कोरोना आ गया तो सब लोग छोड़कर भाग गए धरना को। चलिए कोई बात नहीं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई। 73वां संविधान संशोधन नागरिकता से संबंधित था, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये 62वां संविधान संशोधन बिल से ही, मतलब ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो 62वां संविधान संशोधन बिल से ही इसकी वैधानिक शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, किसकी, 73वें संविधान संशोधन की। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर मैंने आपको बताया ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो आप लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मार दीजिएगा, ये उत्तर नहीं है, आपका उत्तर क्या होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, मतलब अलग अलग करना। केंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों को एक साथ करना। ठीक है, तो कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये इसका वैशिष्ट्य नहीं है। विकेंद्रीकरण इसीलिए किया जाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है भारत में, क्यों, क्योंकि भारत में एकदम जीरो लेवल तक काम हो। ठीक है, मतलब नगर पंचायत में भी काम पहुंचे, ग्राम पंचायत में भी काम पहुंचे। ठीक है, तो इसीलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल के संविधान में विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था।
रेगुलेटिंग एक्ट को आप लोग जानते हो, चार्टर एक्ट को भी आप लोग जानते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को भी जानते हो, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 को भी आप लोग जानते हो, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो ये जो कानून था, यदि आपको पता भी है, आप लोग डीप जाकर पढ़े भी हो, तो इसका कोई महत्व नहीं था। ठीक है, तो ऐतिहासिक ये नहीं था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। चलिए 48वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 48वां प्रश्न है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के लिए निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? आपको पता है ना इस प्रश्न का उत्तर? L&T? जी नहीं, मैंने आपको कई बार बताया है कि इस टिक लगे हुए पर नहीं जाइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इन सबों को बोली में हराकर ये प्रोजेक्ट को जीत लिया है और ये 812 करोड़ के लागत में बनाई जाएगी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग किसकी? संसद भवन की। ठीक है, और जो ये संसद भवन है ना, ये अगले 150 सालों तक चलेगी। मतलब 150 सालों तक ऐसा बनाया गया है कि अगले 150 सालों तक जितने भी इनोवेशन हो सके उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो, ऐसा बनाया जाएगा। सॉरी, बनाया नहीं गया है। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में इसका शिलान्यास किया गया था मोदी जी के द्वारा, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ना कि ऑप्शन ए। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 30% खत्म भी कर लिया, 33% क्वेश्चन को। प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न को, कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये प्रश्न का उत्तर भी तो आपको पता ही है। जी हाँ, अनुच्छेद 324। ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न है और साधारण से प्रश्न रहने भी चाहिए, मिक्स प्रश्न रहते हैं तभी मजा आते हैं करने में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 324, 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग की स्थापना से। और ऐसे आपको पता होगा कि जो भारत में निर्वाचन है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है? आर्टिकल 324 से 329 तक। आपको क्या करना है, ये किस भाग में दिया हुआ है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगले प्रश्न को देखते चलिए। अगला प्रश्न क्या है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? ये देखिए, करंट अफेयर्स की प्रश्न आ गया। किससे? करंट अफेयर्स में जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, उससे संबंधित प्रश्न है। तो रेखा शर्मा को बनाया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख, ये तो आपको अवश्य पता होगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। ठीक है, रेखा शर्मा। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जारी करती है? ठीक है, तो कौन सा सूचकांक जारी करती है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय प्रत्येक वर्ष औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जारी करती है। ठीक है, चलिए 52वें प्रश्न को देखिए कि व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है। जो है व्यवसाय करने की सरलता, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए मैं फिर से आपको बताता हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जी हाँ, वही पूछ रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 2020 में स्थान क्या है भारत का? तो आपको पता होगा कि 2019 में 77वां स्थान था, लेकिन 2020 में हम लोग 14 स्थान ऊपर आकर 63वां स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। ओके, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 2020 में स्थान है 63वां और 2019 में 77वां था। 14 पॉइंट का हमें बेनिफिट हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, 53वें प्रश्न को। प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 लाख करोड़। ठीक है, थोड़ा सा ये लोग, सॉरी, ये जो बच्चा है जिसका क्वेश्चन पेपर मैं देख रहा हूँ वो उत्तर के करीब पहुंच ही चुका था, हल्का सा मिस कर गया। अच्छा कोई नहीं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 15 लाख करोड़। ठीक है, आपको याद रखना है। मैं डायरेक्ट अगले प्रश्न की ओर चलूंगा। अगला प्रश्न है कि PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ई बताया है। जी नहीं, मैं बताता हूँ क्या। PM कुसुम योजना में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करने के लिए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि डीजल ऊर्जा, ठीक है, डीजल और केरोसिन को बचाइए, बिजली को बचाइए और आप लोग सौर ऊर्जा से जुड़ जाइए। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये नहीं कि सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना, ऐसा नहीं है। हम लोग मानसून पर निर्भर कैसे नहीं रहेंगे? भारत एक मानसूनी प्रदेश है, हम लोग तो मानसून पर निर्भर रहेंगे ही। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ना कि ई। ठीक है, तो PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंक में शामिल है? तो बहुत सारे लोगों ने HDFC को मार दिया। जी नहीं, इस प्रश्न का सही उत्तर HDFC नहीं, भारतीय स्टेट बैंक होगा। SBI इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, तो भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक? तो SBI विश्व के शीर्ष 100 बैंक में शामिल है।
ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो जी नहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है निर्यात क्षेत्र। निर्मला सीतारमण जो अभी वित्त मंत्री है, उन्होंने ही घोषणा की थी। ठीक है, तो निर्यात क्षेत्र में यह निर्भीक योजना इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, तो निर्भीक योजना का संबंध किससे है? निर्यात क्षेत्र से। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। ये भी सही है। बैंकों की एनपीए समस्या को हल करेगी। ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई। ठीक है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, तो 57 का उत्तर हो गया ऑप्शन ई। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो इसके लिए भी दिया गया था, इसके लिए भी दिया गया था, इसके लिए भी दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन ई। ठीक है, 58 का भी उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य ये भी है युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, और ये भी है युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। मिला जुलाकर इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? ऑप्शन ई। तो जी हाँ, 57, 58, 59 इन तीनों का उत्तर क्या है? ऑप्शन ई, मतलब एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, महिला रोजगार के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा सा है, साफ पीने के पानी के बारे में है, और सभी परिवारों की बिजली की आपूर्ति के बारे में है। बाल कल्याण के बारे में नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए मैं डाउट में रखूंगा, मैं आपको गलत नहीं बता सकता। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको डाउट में रखूंगा, डी नहीं बता रहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर डाउट में रखा हूँ। ठीक है, आपको बाद में कभी क्लियर कर दिया जाएगा कमेंट करके। ठीक है, कमेंट पिन कर दिया जाएगा, आप लोग समझ जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर आपको डाउट में रखा गया है। ओके, डी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, तो चूंकि कम है तो 50% कैसे हो सकता है? राष्ट्रीय औसत का 33% है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। को समझ आ रहे होंगे ना कि अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन का लेवल क्या है? मॉडरेट है। ठीक है, क्या है? अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है। यदि आप लोग ध्यान से नहीं देखे होंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? कि खाद्यान्नों का निर्यात नहीं है। देखिए, ये प्रश्न आप नहीं समझ पाए, फिर से मैं बताता हूँ कि खाद्य प्रबंधन का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का वितरण इसका उद्देश्य है, खाद्यान्नों की खरीद इसका उद्देश्य है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव इसका उद्देश्य है। लेकिन यदि खाद्यान्नों का निर्यात कर दिया जाएगा तो इसका प्रबंधन कैसे होगा? ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, 63वें प्रश्न को, कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? एक मिनट, हाँ, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? तो भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या? पहले राजस्व घाटे को आप लोग समझिए। राजस्व घाटा क्या होता है? कि आपकी आमदनी अठन्नी है और आप लोग खर्चा रुपया कर दिए हैं। मतलब कोई सरकार की आमदनी अठन्नी है और वो खर्चा रुपया कर दिए, तो यही है राजस्व घाटा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेगी? या तो ये काम करेगी, ठीक है, या तो ये काम करेगी, या तो ये काम करेगी, मतलब किसी तरह से वो ऋण लेगी ताकि उसका जो निश्चित लक्ष्य है उसे पूरा किया जा सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई। बहुत सारे लोगों ने गलत उत्तर बताया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत की सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश बना है? इधर हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया था, यूएसए बना है। कौन बना है? यूएसए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 100% सही है। उत्तर क्या? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चीन से हम लोग अभी उतना व्यापार नहीं कर रहे हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से है। किससे संबंधित है? सड़क से। पुल बनाना, सड़क पर फ्लाईओवर बनाना, ये सारे भारतमाला परियोजना से संबंधित है। बांध बनाना, ठीक है, बांध बनाना नहीं, ठीक है, सॉरी मैं गलत हो गया थोड़ा सा। इस प्रश्न का सही उत्तर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। पुल बनाना, पुलिया बनाना, ये सारा इसका काम है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न है बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही फंसाने वाला प्रश्न है। आप में से 100 लोग, 100% नहीं, 70, 30, 80% लोग आप लोग जरूर फंसिएगा इस प्रश्न में। प्रश्न को देखिए
कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ये गाए हैं भले राम प्रसाद बिस्मिल, इस प्रश्न का सही उत्तर लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मैं बता रहा था कि भले ही राम प्रसाद बिस्मिल ने इस गीत को गाया हो, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है पता है आपको? बिस्मिल अजीमाबादी जी है। कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी जी है। इसको गाया किसने? तो इसको गाया राम प्रसाद बिस्मिल ने, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहा है कि इसके रचयिता कौन है, तो बिस्मिल अजीमाबादी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, 100% लोग नहीं, 70-80% लोग जरूर गलत होंगे इस प्रश्न में। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? मतलब कोई भी क्रिया करो आप लोग तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया क्या थी? स्वदेशी आंदोलन थी। ये तो आप में से बहुतों को पता होगा। तो जी हाँ, आप लोग बहुत सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या करना था? विदेशी सारी वस्तुओं को त्याग करके उसकी होली जला देनी थी। ठीक है, मतलब उसे जलाकर फेंक देना था कि हम जब भी यूज करेंगे तो इंडिजीनियस स्वदेशी सामान का यूज करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, 18वें प्रश्न को, कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। यह मुकदमा, यह केस बहुत ही पॉपुलर रहा और इसके वकील कौन थे? भूला भाई देसाई। कौन थे? भूला भाई देसाई। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ही है। अगले प्रश्न को आप लोग देखिए, 69वें प्रश्न को, कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? यह प्रश्न भी बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ही है, अष्टुगा घाट। ठीक है, तो अष्टू घाट में मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था। ठीक है, जेनेवा नहीं, अष्टुगा घाट इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न में कुछ बताने को है नहीं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? CR दास, चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। बाकी ये सारे बातें गलत लिखी हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था? यदि आपको पता हो तो भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में हम लोग मनाते थे। हम लोग क्या, कांग्रेस के लोगों ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा और इसी कारण से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अभी कोई डाउट है? नहीं ना? तो चलिए लाइक करते चलिए वीडियो को और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन बी ही होगा, 1912 में। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी और उस समय बिहार झारखंड एक ही था। 2000 ईस्वी में आकर 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर 72 का ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि बिहार के 3 कठिया पद्धति के में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3 कठिया पद्धति क्या थी कि 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा पर नील की खेती करना है। तो 1 बीघा में 20 कट्ठा, तो मतलब 3/20। ठीक है, तो इसी को 3 कठिया पद्धति कहते हैं और इसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया था चंपारण का, 2017 नहीं 1917 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ओके, हम लोग अब 50% प्रश्नों की ओर पहुंचने वाले हैं। बहुत ही पॉपुलर लॉलीपॉप क्वेश्चन कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसे भी बताने की जरूरत है क्या? श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए अगले प्रश्न को देखिए कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो इस प्रश्न का भी इजी सा प्रश्न है, इसका उत्तर पटना होगा। ठीक है, दूसरा भले गया में हुआ था। ओके, तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में और सेकेंड अधिवेशन गया में हुआ था, जब भी हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। प्रश्न को आप लोग देखिए कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। किसकी? लोकनायक की। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई करी थी? तो गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई करी थी ये तो आपको पता ही होगा। इसमें नहीं, इसमें श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। ठीक है, तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई करी थी। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब, सही बात है। बेगम हजरत महल, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्लाह, ये भी सही है। और बेगम जीनत महल, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। ठीक है,
अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक है किंतु इंजन नहीं था। मतलब सब ब्रेक है, उसमें सभी टाइप के उसमें आर्टिकल दिए हुए हैं, लेकिन उसमें चलाना है तो हमें चलाने की इच्छा शक्ति प्रदान नहीं की गई है, हमें चलाने का जो होता है ना पावर वो नहीं दिया गया है। तो ये किस में हुआ था? तो 1935 के अधिनियम में हुआ था। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या बोला था, व्यंग किया था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो 1935 के अधिनियम के बारे में बताया गया है। बहुत सारे लोग बहुत गलत गलत जवाब बता रहे हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी। आप लोगों को एकदम पता होगा इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, 24 दिन इस प्रश्न का सही उत्तर है। 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च से शुरू हुआ था दांडी यात्रा और 24 दिन तक चला था। जी नहीं, मैं गलत हूँ थोड़ा सा, 12 मार्च से शुरू हुआ था। ठीक है, 12 मार्च से शुरू हुआ था और 24 दिन तक चला था। तो 12 दूनी 24 आप लोग याद रख सकते हैं। जब भी हुआ था 12 मार्च से शुरू, 24 दिन तक चला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। हल्का सा मैथ रीजनिंग का मिक्स का क्वेश्चन है कि एक स्कूल में जो भी है, इस प्रश्न का सही उत्तर मैं बताता हूँ। मुझे मेरे पास इतना समय है नहीं कि मैं इस प्रश्न को डिटेल में करके बताऊं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ही है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको बता देता हूं जो सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। एकदम सही जवाब लगाया है इस बंदे ने। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए ठीक है, ज़्यादा कुछ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर मैं करके नहीं बताऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी ही होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी सही लगाया है इस बंदे ने। इस प्रश्न का उत्तर भी बी है। चलिए और अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये देखिए आपको 2 इक्वेशन सोल्व करने को दिए हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन बी एकदम सही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन ए एकदम सही है। चलिए, जिन लोगों ने ये सारे प्रश्न का उत्तर बनाया है वो बहुत ही अच्छे से बनाए होंगे, क्योंकि मैथ इजी सवाल पूछे जाते हैं। मैथ के जो भी 10 प्रश्न रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये भी देखिए मैथ का प्रश्न है और इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन ए ही है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी है। ठीक है, ये एक सीरीज है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको अवश्य पता होगा इसके बारे में। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न में हल्का सा डाउट है, लेकिन डाउट क्लियर हो चुका है। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? क्या है मैं बता दूं ना? जी हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। ठीक है, यदि अब आपको लग रहा है मैं गलत बता रहा हूं तो इसको आप डाउट में रखिएगा। ऐसे मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 90वें प्रश्न को। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी एकदम सही है। मैथ बहुत इजी रहता है। अब चलिए फिर से जीएस में आइए आप लोग। 91वां प्रश्न कि दूध किसका घटिया स्रोत है। ठीक है, तो दूध में प्रोटीन तो रहता ही है, आपको पता होगा। कैल्शियम भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। कौन सा प्रोटीन होता है ये आपसे हमेशा पूछता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। तो दूध में केसीन प्रोटीन होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि दूध में केसीन प्रोटीन होते हैं। लेकिन दूध जो है ना विटामिन सी का बहुत ही घटिया स्रोत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विटामिन सी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 92 प्रश्न नंबर 92 है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। चलिए ये भाई साहब हल्का सा सही चले लेकिन गलत हो गए। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, न कि पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। ठीक है, हम लोगों ने आंसर की को लाने में थोड़ा सा देर अवश्य किया है, लेकिन वो आपको पता है कि ये बात होनी जरूरी है कि देर आइए लेकिन दुरुस्त आइए। ठीक है, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि झूठ मूठ का चलिए हमें नहीं पता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी में बता दूं। ठीक है, ऐसा नहीं है। नहीं पता है तो साफ साफ कह दो नहीं पता है, क्यों उलझाना बच्चों को। कोई बात नहीं। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग कि ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। इथाइल एल्कोहल मतलब शराब, जिससे आप लोग वाइन शराब का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे जाइमेज द्वारा, किसके द्वारा? जाइमेज द्वारा इसको बदला जाता है इथाइल एल्कोहल में, ग्लूकोज को। ठीक है, ग्लूकोज को मतलब ग्लूकोज में जब जाइमेज मिलाया जाता है तब वो इथाइल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। टेंशन नहीं लीजिए, हम स्पीड इसलिए है क्योंकि हमें वंदे भारत को पीछे करना है। जी नहीं, मैं मजाक कर रहा था। स्पीड नहीं है, जो प्रश्न इजी है उसके बारे में ज़्यादा समय नहीं देना है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या होती है। यदि पेट्रोल और डीजल को यदि आप लोग अच्छा से यूज नहीं किए, अधूरा अधूरा जल गया, तब क्या होती है? तो वही होती है जो गाड़ी में होता है, क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, धुआं निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। तो H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 1000 गुना कम हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो उदरपातन के द्वारा। उदरपातन मतलब वैसा नेफ्थलीन जैसे कपूर में होता है कि वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, तो उसी तरह नेफ्थलीन भी बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है और हमारे पास रेत बच जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है? इस बच्चे ने बहुत ही बेहतरीन किया आप लोगों के लिए कि इसने इधर ही डायग्राम बना दिया, तो आप लोग इसी में समझिए। ठीक है, बेंजीन क्या होता है? बेंजीन में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, मतलब 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ये देखिए ये तीनों डबल बॉन्ड हो गए और बाकी 9 पाई बंद होते हैं। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने बताया 9 10 11 12, तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड मतलब 12 सिंगल बॉन्ड होते हैं और 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। ओके, अगला प्रश्न है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। ये देखिए आपके सहूलियत के लिए इधर पहले से ही लिखा हुआ यूरिया का फॉर्मूला। तो आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है? कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है ना, नाइट्रोजन भी दिख रहा है और ऑक्सीजन भी दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा CHNO, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सीसा। ये नहीं कि पारा, पारा तो उष्मा का सुचालक ही है। आप लोग थर्मामीटर का यूज करते हो पारा को, तो उस क्या होता है? गर्मी के कारण ही तो वो बढ़ता है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सीसा। गर्मी के कारण ही जब पारा फैल जाता है तब आप लोग पता करते हो कि हाँ भाई हमें इतना बुखार है ना। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सीसा। सीसा जो है उष्मा का कुचालक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, रक्त के थक्के बनाने में कौन सा प्रभावित होता है? विटामिन के। ठीक है, तो इस प्रश्न का बहुत ही इजी सा प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि आप में से 90% लोगों को अवश्य पता है इस प्रश्न के बारे में। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि महिला सेक्स हार्मोन है। इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, एंड्रोजन ये सब में पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन जो है मेन रूप से महिला में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है। ठीक है, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है। अगला प्रश्न है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये अवार्ड किसको दिया गया? ये अवार्ड दिया गया आर्विड कार्लसन को। ठीक है, आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं जैसे मैंने बताया उस तरीके से कि ये पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए अवार्ड किसको मिला? तो आर्विड कार्लसन को। ठीक है, किसको मिला है? आर्विड कार्लसन को। चलिए और ज़्यादा कुछ इनके बारे में बताना है नहीं। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी मतलब कि आयोडीन की कमी से जो होती है, घेघा नामक रोग जो होती है वो किस में होती है? थायराइड ग्रंथि में ही होती है। और थायराइड ग्लैंड जो थायराइड ग्रंथि होता है वो कहाँ होता है? गला में होता है। तो इसे ही गलसूजा रोग भी बोलते हैं ना, गला फूल जाता है, तो उसी को घेघा बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि कर्बाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? आपको कड़वा कब लगेगा? जब आप कुछ खाइएगा आपको करवाहट तीखा कब महसूस होगा? पीछे से। ठीक है, पीछे का भाग से। ठीक है, तो करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? पर्श्वभाग है। ठीक है, पीछे का भाग है मानव जीव का। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? तो देखिए इसमें ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन इसका सही हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है ऑप्शन ई। ठीक है, अदरक तना नहीं जड़ है, क्यों? क्योंकि यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, ये भी सही है। क्लोरोफिल की कमी है, ये भी सही है। नोड इंटरनोड होते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त में से एक में से अधिक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 106 का ई। चलिए अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा है? तो सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज। ये जो आप लोग नॉर्मल चीनी खाते हैं ना, इससे 100 गुना अधिक मीठी है। कौन सा? फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज फलों में ये सब पाया जाता है। फलों में जो शुगर पाया जाता है ना वो फ्रुक्टोज ही होता है। ठीक है, तो फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं, ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोलते हैं। ठीक है, और सुक्रोज को क्या बोलते हैं? ये हल्का सा मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए छोड़िए, अब रहने देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उनमें से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? इसमें बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब आपको बताया है। सच्चा फल जानते क्या होता है? सत्य फल। यदि हिंदी में बोले और इसका शुद्ध हिंदी में ले जाइए तो सत्य फल होता है। सत्य फल मतलब जिसका विकास अंडा से, मतलब जो फल में जो ओवरी होता है ना, उससे जिसका विकास ना हो वही सत्य फल हो।
होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सेब होगा। ठीक है, सेब एक असत्य फल है, बाकी सब सत्य फल है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ओके, सेब। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? तो उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए फलियां जो होता है ना अत्यधिक पौष्टिक होती है। अभी अभी हमारे पास कुछ न्यूज आई है करंट अफेयर्स की, वो मैं सोचा कि आपके साथ साझा करते चलता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आईसीसी द्वारा कुछ अवार्ड्स की घोषणा की गई है। आपको पता होगा कि आईसीसी अपना डिकेड अवार्ड की घोषणा करने वाला था। तो ठीक है, तो सोबर्स ट्रॉफी होता है ना, सर गौरी सोबर्स ट्रॉफी, तो उसका क्रिकेटर मतलब मैं सिंपल में समझाता हूँ, क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। ठीक है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मेल में कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मेल में कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे मिला है? अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? स्टीव स्मिथ को। और टी20 में क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपको नहीं पता है? मैं फिर से बताता हूँ। अरे भाई, ये बहुत ही करेंट है और बहुत ही अपडेटेड न्यूज है और आपसे आगे आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछेगा। तो ये राशिद खान को बनाया गया। ठीक है, तो क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को, टेस्ट में स्मिथ को और टी20 में राशिद खान को। ठीक है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों यदि आपको बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रही होगी, तो बगल में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है, तो थोड़ी बहुत साउंड आपको आएगी, तो हमें क्षमा कीजिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपको पता है ये बात कि लौंग जो है पौधे के फूल से प्राप्त होता है। पौधे के फूल से लौंग का उपज होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, अब आप धीरे धीरे साइंस में पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, तो इंफ्रारेड है। क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड से मांसपेशियों के दर्द का उपचार किया जाता है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें मैं नहीं बताऊंगा। अगले प्रश्न को देखिए कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बताता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए आप लोग कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है और आपको इस प्रश्न का उत्तर भी पता है कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि फैराडे स्थिरांक। तो फैराडे स्थिरांक जो है ना इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर भी निर्भर करता है और सार्वभौमिक स्थिरांक भी है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए आप इसे डाउट में रखिएगा। ठीक है, डी इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बता रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर अभी पेंडिंग है मेरे पास। ठीक है, तो डाउट में एक और मैंने आपको डाउट में करवाया था क्वेश्चन नंबर 60 को, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ये तो आपको पता ही है। चलिए एकदम सुपर फास्ट में चल रहा हूं मैं। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा या सी नहीं बदलती है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी जो इसका है वो नहीं चेंज होता है। भले प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए, ठीक है, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए आप लोग कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? मैं तुरंत बताता हूं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आप लोग जो टिक लगा हुआ है उस पर नहीं जाना है आप लोगों को। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है ना, वो जो लाइट का वेग होता है उसी के बराबर होता है। ठीक है, मतलब प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यही है। मैंने आपको कई बार बताया है कि आप लोग टिक लगे पर नहीं जाइएगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर इस बंदे ने भी सही बनाया है, तो आप लोग जा सकते हो इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न को आप लोग देखिए कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, नील आर्मस्ट्रांग। ये तो आपको अवश्य पता होगा, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, इधर देखिए बंदे ने निकाल कर आपको बताया है, ये दोनों को घटा दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? शहद की होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? शहद की होती है। अगले प्रश्न को आप लोग देखिए कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? शाहरुख खान को नहीं, अजय देवगन को नहीं, सनी देओल को क्यों करेगा? तो आयुष्मान खुराना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आयुष्मान खुराना। यह जो बंदा है आयुष्मान खुराना है, बहुत ही कम बजट में बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में ले आता है। ठीक है, इसके साथ जो होता है ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो भी काम करने को बहुत ही ईजिली तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसका बजट
और फिल्म दोनों ही हट के होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 8 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? देखिए, रामविलास पासवान के बारे में क्यों पूछा है? क्योंकि हाल फिलहाल में इनका निधन हो चुका था। रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में क्यों पूछा है? क्योंकि उनका भी हाल फिलहाल में निधन हो चुका था, तो इसलिए पूछा है। तो इन्होंने अपनी शुरुआत की थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है, और बाद में ये किस में आए? ये अपने खुद का पार्टी की स्थापना की, और पार्टी का नाम क्या था? क्या था बताइए आप लोग? लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा। वाह, बहुत सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, 25 सितंबर को। बहुत सारे लोग उलट पुलट जवाब आपको बता रहे हैं। जी नहीं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप लोग चाहो तो ये जो है ना निर्वाचन आयोग के आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग प्रेस नोट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी? तो आपको पता होगा नीतीश कुमार ने बिहार राज्य में ही घर तक फाइबर नामक योजना प्रारंभ की थी। कब? 21 सितंबर को। ठीक है, अगले प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो आपको पता है 10वीं लोकसभा के लिए नहीं। जी नहीं, यह गलत उत्तर है आपका। 11वीं लोकसभा के लिए, मतलब जो 1996 से जो लोकसभा चालू हो रही थी उसे 11वीं लोकसभा के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसमें ही ये पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 11वीं लोकसभा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि क्वेड देशों का जो समूह होता है ना, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो उसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, चीन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि हमारा सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो दिया हुआ वो नहीं, जी नहीं। हमारे संस्कृति मंत्री कौन है? हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं वो कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल है। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, आपको अभी तक के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखकर अनुमान तो लग गया होगा कि ये अक्टूबर तक का प्रश्न पूछा है करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो चूंकि ये संस्कृति मंत्री की बैठक हो रही थी, तो इसमें भारत की जो संस्कृति मंत्री है वो प्रहलाद सिंह पटेल, उसी ने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, भारत का। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम में इस जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कोरोना के कारण वर्चुअली आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? देखिए, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तो बनते ही हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर 2020 के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये आपको क्या करना है, कमेंट करके नीचे जवाब में देना है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर मेक आर्मी ग्रेट अगेन। देखिए, मागा से मिलता जुलता है ना, मेक आर्मी ग्रेट अगेन, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी नहीं है। ये जो मागा है, ऑपरेशन मागा, ये डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। डोनाल्ड ट्रंप अभी हार गए हैं, आपको पता है। 20 जनवरी को नए जो बाइडेन जी हैं वो शपथ लेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ऑप्शन बी है, ना कि ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? मैंने कई दफ़ा ये प्रश्न आपको बताया है मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो में कि UAE संयुक्त अरब अमीरात ने बराका नामक जगह पर पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अरब देश का आरंभ किया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? ठीक है, तो देखिए, ये नहीं पूछ रहा है कि 2020 में शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन है। क्या मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन है?
हाल फिलहाल में भले ही यूएई वगैरह ने इजराइल से अपना शांति समझौता किया और डोनाल्ड ट्रंप इसमें मध्यस्थता किए, लेकिन इजराइल से सबसे पहला शांति समझौता करने वाला अरब देश कौन था? मिस्र था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बहुत सारे लोगों ने जॉर्डन आपको बताया, जी नहीं, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मिस्र है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मिस्र है। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए कि अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? तो किसको बनाया गया? भारत को। जी हाँ, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है भारत। ठीक है, तो अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक भारत को ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का सेक्रेटरी बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? बस मेरी सहेली का उद्देश्य है कि रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसकी क्या उसको बोलते हैं, जिसकी बड़ाई भी की किसने? WHO ने इसकी खूब प्रशंसा की कि बहुत बढ़िया है, कि कम से कम आप लोग आधा घंटा जरूर अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपना एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि राजमाता विजयराजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जारी किया? तो देखिए, जब भी किसी का शतक समारोह होता है या 50 साल होता है तो उसमें सिक्का ही जारी होता है, नोट नहीं। ठीक है, हमेशा सिक्का। तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगले प्रश्न को आप लोग देखिए, किस राज्य की लघु वृत्तचित्र ची लुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? ठीक है, ची लुपो का संबंध किस देश से है? ची लुपो का संबंध किस राज्य से है जिसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। आप लोग समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा यदि कुछ भी थोड़ा सा हल्ला हो जाता है तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कोई नहीं, आप लोग क्वेश्चन पर कंसंट्रेट कीजिए, हमें डाइवर्ट होने दीजिए कि ची लुपो जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है, ये किस राज्य से संबंधित है या यह किस राज्य का यह लघु वृत्तचित्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न को आप लोग देखिए कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? देखिए, यदि किसानों से संबंधित कोई ऐप हो, कोई पोर्टल हो, यदि आपको बैंक का नाम नहीं याद है तो आप यदि HDFC बैंक यदि अभी मारते हैं ना तो 90% चांसेज में ये प्रश्न का उत्तर सही होगा आपका। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या है? HDFC बैंक, इसी ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए कि भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? तो सबसे पहले ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कहाँ? दिल्ली में। ओके, चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो इसका जो फर्स्ट खेप आया वो अंबाला में, और जो सेकेंड खेप आ चुका है उसे कहाँ? पश्चिम बंगाल के बेस पर रखा जाएगा। ठीक है, रखा गया है। ओके, तो आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इस मिसाइल का नाम है रुद्रम। पहले इन्होंने सही किया लेकिन फिर बाद में गलत कर दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रुद्रम। ठीक है, तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसे नीतू डेविड को किया गया है। किन्हें किया गया है? नीतू डेविड को। और अभी मैंने आपको क्रिकेट से संबंधित कुछ जानकारियां दी कि ICC ने अवार्ड्स ऑफ द डिकेड की घोषणा की है, इसमें क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के से विराट कोहली को सम्मानित किया गया है। ठीक है, टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ, और T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द डिकेड से किसे सम्मानित किया गया है? रशीद खान को। चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो ये नाओमी ओसाका ने जीता है। किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूरा किटाटा। सूरा किटाटा जो इस वर्ष का लंदन मैराथन हुआ है उसमें फर्स्ट पर रहने वाले मेल एथलीट हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आपको पता होगा यह बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सुरेश रैना। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? परेश रावल को। इसके पहले अनुपम खेर साहब थे, लेकिन अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल जी हैं।
चलिए आप लोग याद रखिएगा, हम लोग अंतिम के कगार पर पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं 148वें प्रश्न को कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल अभी हाल फिलहाल में 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम फिर से देखते हैं कि किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है औषधि विज्ञान के लिए, मतलब चिकित्सा विज्ञान के लिए। ठीक है, तो चिकित्सा विज्ञान के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से चुना गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अंतिम प्रश्न को कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से विश्व खाद्य कार्यक्रम को सम्मानित किया गया है, नामित किया गया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने रॉबर्ट विल्सन, पॉल और बिलग्राम मारा है, तो जी नहीं, ये लोग दोनों है ना, इन्हें अर्थशास्त्र के लिए मिला है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। और इस तरह से हमने बीपीएससी, ये जो इस वर्ष का बीपीएससी हुआ, इस वर्ष के क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इसका डिस्कशन? यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यह बात आपको ध्यान रहे कि हम लोग देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर ही रहिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।